बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। टेक फाइल ऑनलाइन एकेडमी आपके लिए पेश करता है ऑनलाइन फिज़िक्स कोर्स फॉर सेकेंडरी स्कूल। इस वीडियो सीरीज़ में हम इंशाअल्लाह बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कराची के तहत बनाए गए फ़िज़िक्स के सिलेबस को कवर करने की कोशिश करेंगे। आइए अपनी इस वीडियो सीरीज़ का आगाज़ हम चैप्टर नंबर 1 से करते हैं, जो कि है इंट्रोडक्शन टू फ़िज़िक्स। इस चैप्टर को हमने 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है। उसकी वजह यह है कि आपकी कंसंट्रेशन बनी रहे और एक लंबी तवील वीडियो आपके लिए बोरियत का बायस ना बने। तो आइए ये जान लेते हैं कि आज के इस वीडियो लेसन में हमारे पास कौन कौन से कंटेंट्स हैं जिसको हम कवर करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम डेफिनेशन ऑफ फिज़िक्स, ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, इंपॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, साइंटिफिक मेथड इन फिज़िक्स, एग्जाम्पल ऑफ थ्योरीज एंड देयर इंटरप्रिटेशन को स्टडी करेंगे। आइए सबसे पहले एक बुनियादी बात जान लेते हैं, वो ये कि स्टूडेंट्स रोज़े अव्वल से जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इस कायनात को तख्लीक किया तो ये कायनात अल्लाह के बनाए हुए कवानीन को फ़ॉलो कर रही है और उन्हीं कवानीन को फ़ॉलो करते हुए ये निज़ाम कुदरत चल रहा है। अगर हम सूरज को देखें तो सूरज एक मुकर्ररा रास्ते से तुलू होता है और इसी तरीके से एक मुकर्रर करदा रास्ते पर ही गुरूब होता है। चाँद की हरकत हो, इसी तरीके से कितने ही सैयारे और सैयाचे अल्लाह के बनाए गए निज़ाम कुदरत को फ़ॉलो कर रहे हैं। इसी निज़ाम कुदरत को हम इंग्लिश में लॉ ऑफ नेचर के नाम से जानते हैं। तो लॉ ऑफ नेचर को मज़ीद बयान करने और आपकी सोच को एक नया पर्सपेक्टिव देने की नीयत से हम एक 2 मिनट की वीडियो मुलाहिज़ा करेंगे। उसके बाद हम फिज़िक्स की डेफिनेशन की जानिब बढ़ेंगे। तो उम्मीद है वीडियो मुलाहिज़ा करने के बाद आपकी सोच को एक नया पर्सपेक्टिव मिला होगा। तो आइए फ़िज़िक्स की डेफिनेशन से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि लफ्ज़ फ़िज़िक्स किस ज़बान से माखूज़ है और इसके क्या मायने हैं। लफ्ज़ फ़िज़िक्स वो ड्राइव हुआ है ग्रीक वर्ड से, और वो ग्रीक वर्ड क्या है? फ़िज़िकोस, जिसके मायने हैं नेचुरल। जबकि फ़िज़िक्स की डेफिनेशन को बयान करते हुए हम ये कहते हैं कि ये साइंस की वो ब्रांच है कि जिसमें हम मैटर और एनर्जी के ताल्लुक़ को बयान करते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और ये जान लेते हैं कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या निकला। तो हमने ये बात जानी कि फ़िज़िक्स 2 चीज़ों पर डिपेंड करे, एक चीज़ है मैटर और दूसरी चीज़ है एनर्जी। मैटर से मुराद क्या है? मैटर से मुराद हर वो चीज़ होगी जो कि जगह घेर सकती है और इसी तरीके से कुछ ना कुछ अपना वज़न रखे, वो चीज़ क्या है? मैटर है। आइए ज़रा एनर्जी वाले सेक्शन की तरफ आएँ। तो एनर्जी क्या है? एनर्जी एबिलिटी है किस चीज़ की? काम करने की। ये फ़िज़िक्स में वर्क क्या होता है? जब भी कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करे तो हम क्या कहते हैं? वर्क हो गया। मिसाल के तौर पे हमसे कहा जाए कि ये गिलास टेबल से उठा के किचन में रख कर आया जाए, तो हम क्या करेंगे? गिलास की पोजीशन को टेबल से किचन तक चेंज करेंगे, और ये क्या है? काम है। काम के लिए किसी भी बॉडी का डिस्टेंस ट्रैवल करना, इसकी कोई हद नहीं है। वो कम से कम भी हो सकता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा भी हो सकता है। कहने को तो सिर्फ बटन को ऊपर नीचे करना, उसकी पोजीशन चेंज करना भी क्या है? एक काम है। और कहने को अमेरिका से शिपिंग करवा के सारा सामान पाकिस्तान लाना भी क्या है? सेलर के लिए एक वर्क है। तो वर्क के लिए डिस्टेंस मायने नहीं रखता, डिस्टेंस का चेंज होना वो मायने रखता है। यानी जब भी बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करेगी हम क्या कहेंगे? कि फ़िज़िक्स के एतबार से वर्क हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है
कि किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी बॉडी की पोजीशन चेंज ही क्यों हो रही है, ऐसी क्या वजह है कि उसकी पोजीशन में चेंजेस आई। तो वजह है फोर्स, क्योंकि फोर्स की मदद से क्या होता है, चीज़ों में या तो हरकत होती है या एक हरकत करती हुई ऑब्जेक्ट रुक जाती है। तो यहाँ अगर हम फोर्स की डेफिनेशन को देखें तो लफ्ज़ पलट के वापस आया, क्या, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट से मुराद क्या है, मैटर। तो इसका मतलब क्या निकला, मतलब मुख्तसरन ये निकला कि फ़िज़िक्स किस मुतालिक है, फ़िज़िक्स हमें ये बता रही है कि हमारी कायनात किन कवानीन के ऊपर फॉलो कर रही है। यानी फ़िज़िक्स की तमाम स्टडीज़ इस इर्द गिर्द घूम रही है कि ये निज़ाम कुदरत आखिर किन कवानीन के तहत चल रहा है, और इन्हीं निज़ाम कुदरत के कवानीन को समझते हुए हम मुख्तलिफ़ किस्म की मशीनरी और डिवाइसेस को इन्वेंट करते जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि फ़िज़िक्स हमें इन बातों के जवाब भी दे सकती है। वो क्या है कि फ़िज़िक्स के ज़रिए हम ये समझ सकते हैं कि आखिर एक मैटर की डिफरेंट स्टेट कैसे होती है, क्योंकि फ़िज़िक्स का टॉपिक ही क्या है, मैटर। तो इसका मतलब है अगर मैटर की डिफरेंट स्टेट्स है तो इसको बयान करने के लिए भी हमें किस सब्जेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा, फ़िज़िक्स का। इसी तरीके से प्लेनेटरी मोशन, ये किस तरीके से हो रहा है, कौन सा लॉ ऑफ नेचर इस पर लग रहा है जो कि प्लेनेटरी मोशन को करवा रहा है। इसी तरीके से क्यों होती है बारिश, और बारिश के दरमियान क्यों हमें लाइटनिंग नज़र आती है बादलों में। इसी तरीके से आखिर किस तरह मैटर की फॉर्म यानी कि फ्यूल्स का इस्तेमाल करते हुए हम एनर्जी को जनरेट कर रहे हैं, क्या उसूल व कवानीन है, किस तरीके से एनर्जी हासिल होती है, और फिर उस एनर्जी का करें क्या। इसी तरीके से इंजन हर मशीन में लगा हुआ होता है, ये मशीन्स और इंजन किस तरीके से हमारी लाइफ को आसान कर रही हैं, और ये मशीन और इंजन आखिर किस तरीके से बनाए जाते हैं, ये मौजू भी किसका है, फ़िज़िक्स का है। इसी तरीके से सेटेलाइट की बात करें, एयरप्लेन्स की बात करें, रॉकेट्स की बात करें, आखिर ये इतनी बड़ी बड़ी हैवी मशीनरीज़ किस तरीके से हवा में मुअल्लक हो जाती हैं, हवा में बुलंद हो जाती हैं और बड़ी तेज़ रफ्तारी से मूव कर रही होती हैं। इनके काम करने का उसूल क्या है, कौन सा सब्जेक्ट इस बारे में बताएगा, किस सब्जेक्ट में हम इस बारे में पढ़ेंगे, वो कौन सा सब्जेक्ट है, फ़िज़िक्स ही है। और आखिरी बात करता चलूँ कि इसी तरीके से जो हमारी कम्युनिकेशन डिवाइसेस है, चाहे वो इंटरनेट हो या सेलुलर नेटवर्क हो जो कि हम मोबाइल में सिम के तौर पे यूज़ कर रहे हैं, ये तमाम कम्युनिकेशन किस तरीके से ऑपरेशनल है, इस ऑपरेशनल के तमाम तर उसूल व कवानीन किस सब्जेक्ट के ज़रिए बने हैं, वो फ़िज़िक्स के ज़रिए बने हैं। तो फ़िज़िक्स ही वो सब्जेक्ट है जो कि हमें इन तमाम तर उमूर के बारे में भी मालूमात दे सकती है। तो आइए फ़िज़िक्स के कुछ ब्रांचेस का जायज़ा ले लेते हैं। तो सबसे पहली ब्रांच जो हमारे सामने आएगी वो है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, मैकेनिक्स में हम मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं, इस बात को नज़रअंदाज करते हुए इस ऑब्जेक्ट की मोशन के लिए कौन सी फ़ोर्स लगी, किस मिकदार में लगी और उस फोर्स का ज़रिया क्या है। इस बात को नज़रअंदाज करते हुए हम फ़कत ये स्टडी करते हैं कि आइदर अ बॉडी इज़ मूविंग और नॉट मूविंग। फिर हमारे पास दूसरी ब्रांचेस स्टूडेंट्स वो है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब आप अपनी इनिशियल क्लास में पढ़ कर आए हैं कि जब भी कोई चार्ज मूव करता है तो चार्ज करने के नतीजे में क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो कि फिज़िक्स की ब्रांच है, इसमें हम क्या स्टडी करेंगे, इसमें हम स्टडी करेंगे उन फिनोमेना को या उन अवामिल को जिनका ताल्लुक़ किससे होगा, इलेक्ट्रिक चार्ज से। और इस वक्त इलेक्ट्रिक चार्ज किस हालत में होगा, मोशन की हालत में होगा। तो जब चार्ज मोशन की हालत में होता है तो हम उसको इलेक्ट्रिसिटी या करंट इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, लेकिन जब चार्ज ठहरा हुआ हो तो हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक में स्टडी करते हैं। फिर तीसरी ब्रांच आ जाती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़म, जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म का इस्तेमाल करते हुए ज़्यादातर मोटर्स बनाने के लिए इस ब्रांच को इस्तेमाल करते हैं। यानी इस ब्रांच में वो तमाम तर प्रिंसिपल मौजूद हैं, वो तमाम तर रिलेशन मौजूद हैं इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज़म से कि जिसकी बुनियाद पे हम मोटर्स को बना सकते हैं। डेफिनेशन इसी यूँ बयान की जाती है कि ये वो ब्रांच है फिज़िक्स की कि जिसमें हम ऑब्जर्वेशंस को, प्रिंसिपल्स को, कवानीन को और उन तरीक़ेकार को स्टडी करते हैं कि जिनका ताल्लुक़ होगा किससे, इलेक्ट्रिसिटी से और मैग्नेटिज़म से। चौथी ब्रांच क्या है, वो सॉलिड स्टेट फिज़िक्स। सॉलिड स्टेट फिज़िक्स का ताल्लुक़ है उन स्ट्रक्चर और उन प्रॉपर्टीज़ से जो कि सॉलिड मटेरियल से है। अब आप ये बात जान लीजिए कि कोई भी चीज़ लिक्विड नेचर में होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी, सॉलिड नेचर में होगी तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। इसी तरीके से अगर वो गैसी स्टेट में तो उसकी प्रॉपर्टीज़ अलग होगी। गैसी स्टेट वाली बात भी अभी आगे आ रही है। अब आप पानी को ही देख लीजिए, अगर पानी लिक्विड स्टेट में है तो वो समुंदर दरिया आपको नज़र आ रहा है,
और इसी पानी में अगर आप मूवमेंट को पैदा कर दें तो यह सैलाब आ जाएगा, एक अलग अंदाज की चीज़ है, एक अलग प्रॉपर्टी अपनी शो कर रहा है। इसी तरीके से अगर आप इसी पानी को भाप में कन्वर्ट कर दें, जैसे कि रोज़ाना सूरज क्या कर रहा है, इन समुंदरों से पानी को एवोपरेट करवा रहा है, जिसके नतीजे में क्या बन रहे हैं, क्लाउड, एक अलग प्रॉपर्टी नज़र आई। इसी तरीके से इस पानी को जमा दीजिए, बड़े बड़े ग्लेशियर्स बना दीजिए, तो आप देखिए कि ये ग्लेशियर्स किस कदर तबाही मचा सकते हैं। यानी कि ये पानी भी अपनी तीनों स्टेट में अलग अलग प्रॉपर्टी रखता है। तो इसी तरीके से सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में हम सिर्फ और सिर्फ स्टडी करना चाहते हैं उन मटेरियल्स को जब तक वो अपनी सॉलिड हालत को बरकरार रखेंगे, यानी सॉलिड रहते हुए उनकी क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी, उनका स्ट्रक्चर क्या होगा, उसको स्टडी किया जाएगा सॉलिड स्टेट फिज़िक्स में। देन उसके बाद एटॉमिक फ़िज़िक्स है। एटॉमिक फ़िज़िक्स में हम क्या करते हैं, उसमें हम स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टीज़ को पढ़ते हैं किसी भी एटम की, जिसकी मदद से हमने एटम के स्ट्रक्चर को दरियाफ़्त किया। जब एटम के स्ट्रक्चर को दरियाफ़्त किया तो उसकी प्रॉपर्टीज़ बयान करने के लिए भी हमें आसानी हुई। फिर बारी आती है न्यूक्लियर फिज़िक्स की। तो हम ये बात जानते हैं कि एटम के अंदर एक मेन कंपोनेंट न्यूक्लियस मौजूद होता है। उस न्यूक्लियस की केमिस्ट्री हो या उस न्यूक्लियस की फ़िज़िक्स हो, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके स्ट्रक्चर, प्रॉपर्टीज़ और रिएक्शन आम कंडीशन से अलग हटकर होते हैं, तो इसको हम स्टडी करते हैं न्यूक्लियर फिज़िक्स में। इसी तरीके से न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी ब्रांच बनाई गई है कि जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन को स्टडी करते हैं। देन हमारे पास अगली ब्रांच है जो कि है प्लाज्मा फिज़िक्स। प्लाज्मा दरअसल मैटर की चौथी फॉर्म कंसिडर की जाती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तो आपने पढ़ा ही होगा, तो प्लाज्मा को हम फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर के नाम से भी जानते हैं। वजह यह है कि हमारा मानना यह है कि अगर हम किसी भी चीज़ को इतना गर्म कर दें तो गर्म करने के नतीजे में वो इस कदर आयनाइज हो जाएगा और एक ऐसा मटेरियल या एक ऐसा न्यूक्लियस डेवलप कर लेगा कि जिसमें इलेक्ट्रॉन होंगे ही नहीं। अब एक ऐसा एटम आ जाए हमारे पास कि जिसमें न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, क्यों? हमने उसको हाईली आयनाइज कर दिया है। तो इस हालत में उस मैटर की स्टडीज़ प्लाज्मा में की जाएगी। देन आठवीं ब्रांच है बायोफिज़िक्स। बायोफिज़िक्स में हम क्या करते हैं, उन तमाम तर एप्लीकेशन को स्टडी करते हैं, उन तमाम तर फिज़िकल मेथड को स्टडी करते हैं कि जिसकी मदद से हम ये बयान कर सकें कि आखिर ये बायोफिज़िकल सिस्टम कैसे चल रहा है और उसकी बुनियादें क्या हैं। फिर आखिरी ब्रांच एस्ट्रोफिज़िक्स। एस्ट्रोफिज़िक्स में हम स्टडी करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़, यानी खला में मौजूद जो भी आपको ऑब्जेक्ट नज़र आ रही है वो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज़ है, या फिर इसको दूसरे लफ्ज़ों में हेवनली ऑब्जेक्ट भी कहते हैं। आइए अगले टॉपिक की जाने बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है इम्पॉर्टेंट ऑफ फिज़िक्स इन आवर डेली लाइफ, यानी हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िज़िक्स की क्या अहमियत है, अब हम उसको स्टडी करने जा रहे हैं। तो मैं ये बात कहता चलूँ कि फ़िज़िक्स की हर ब्रांच आपको किसी ना किसी तरीके से दूसरी ब्रांच से कनेक्ट होती नज़र आएगी। इसी तरीके से फ़िज़िक्स का बहुत बड़ा किरदार है हमारी इस लाइफ स्टाइल को चेंज करने में। इसी तरीके से हमारी सोच में फ़र्क लाने में, हमारी सोच पर असरअंदाज होने में फ़िज़िक्स का बहुत अहम किरदार है। अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस की, तो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस जो कि हम अपने घरों में यूज़ कर रहे हैं बड़ी मिकदार में, इलेक्ट्रिक फ़ैन हो, इलेक्ट्रिक बल्ब हो, रेफ्रिजरेटर हो, एयर कंडीशनर, जूसर वगैरह, इन सब में क्या हो रहा है, हम इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हैं और इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या करेंगे, कोई यूज़फुल वर्क हासिल करेंगे। यूज़फुल वर्क का मतलब क्या है कि ये मशीनरी हमारे काम को हमारे लिए आसान कर देगी, यानी वो काम जो कि हम इस मशीन के बगैर करें तो हमारे लिए बहुत मुश्किल और बहुत टाइम कंज्यूमिंग होगा, लेकिन इन मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए हम अपने काम को बहुत ज़्यादा आसान कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे स्टूडेंट्स को ये बात भी पता होनी चाहिए कि जब हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में भी कन्वर्ट होती हुई नज़र आएगी। फ़ैन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है और कन्वर्ट हो रही है किस में, मैकेनिकल वर्क डन में। पंखे को हाथ से भी तो घुमा सकते हैं, लेकिन क्या हम हाथ से घुमाते हैं? ना, बल्कि हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुई किस में, मैकेनिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल बल्ब की मिसाल ले लें, इलेक्ट्रिसिटी दी, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वो किस में कन्वर्ट हो गई, लाइट एनर्जी में। एक एनर्जी की फॉर्म आई, दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। रेफ्रिजरेटर में हम बात करें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी ले रहे हैं और उसको हम थर्मोडायनेमिक वर्क डन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एयर कंडीशनर की मिसाल ले लें, इसी तरीके से थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल को फॉलो करें। जूसर और फैन का सेम फंक्शन है कि हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल वर्क डन को हासिल करेंगे। तो ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या इलेक्ट्रिकल की डेफिनेशन है और हमें इससे इलेक्ट्रॉनिक्स से फ़र्क करना पड़ेगा। अभी आगे इलेक्ट्रॉनिक्स भी आएगा, मैं उसको भी बयान करूँगा। देन उसके बाद इंजन्स।
इंजन्स की अगर हम बात करें तो बसेस, कार्स, रेलवे कैरेज, एरोप्लेन, ये सब के सब किसके ज़रिए चलते हैं? मेन फंक्शन इसका कौन परफॉर्म करता है? इनके इंजन्स। और ये जो इंजन्स हैं इन तमाम व्हीकल्स के, वो किन कवानीन पे बनाए जाते हैं? थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स। वही बात जो कि मैंने ऊपर आपसे जिक्र की कि फिजिक्स की एक ब्रांच किसी ना किसी तरीके से आपको कनेक्ट होती हुई मिलेगी दूसरी ब्रांच से। तो ये इंजन्स बनाने के लिए हम थर्मोडायनेमिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि किस तरीके से हीट के ज़रिए हम मूवमेंट को जनरेट कर सकते हैं। और मैकेनिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, जिस तरीके से अभी हमने पीछे ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स में मैकेनिक्स को स्टडी किया। देन बारी आती है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की, और मैंने वही कहा कि इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक में फ़र्क है। तो इलेक्ट्रॉनिक में क्या होगा कि इलेक्ट्रिसिटी अपनी फॉर्म में बरकरार रहेगी, ये किसी दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होगी। सही है। आइए ज़रा इसको देख लेते हैं, इसके तहत हमारे पास क्या पॉइंट है। तो हम मुख्तलिफ प्रोग्राम सुनते हैं जो कि टेलीकास्ट होते हैं टेलीविज़न स्टेशन से। इसी तरीके से पुराने वक्तों में रेडियो होता था, बल्कि अभी भी रेडियो एग्जिस्ट करता है। तो वहाँ से मुख्तलिफ प्रोग्राम जो हम तक पहुँचते हैं, कैसे? उनके स्टेशन के ज़रिए। टीवी के लिए टेलीविज़न स्टेशन होता है, इसी तरीके से रेडियो के लिए रेडियो स्टेशन होता है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें सॉलिड स्टेट फिजिक्स का बहुत अहम किरदार है। सॉलिड स्टेट फिजिक्स की मदद से हम सर्किट्स बनाने को समझते हैं, और सर्किट्स का ही इस्तेमाल करते हुए ही ये डिवाइसेस या अप्लाइंसेस का वजूद मुमकिन है। उसके बाद बारी आती है लेज़र टेक्नोलॉजी की। तो लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बड़े पैमाने पे किया जा रहा है डिफेंस सिस्टम के लिए। इसी तरीके से मेटलर्जी, मेटल की कटिंग हो या उस पर डिज़ाइनिंग करना हो, तो उसमें लेज़र टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। मेडिकल साइंसेस में बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करने के लिए, इसके अलावा एस्ट्रोनॉमी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और जब हम लेज़र टेक्नोलॉजी को एस्ट्रोनॉमी से रिलेट करेंगे तो ये कहीं ना कहीं इसका ताल्लुक जाके जुड़ेगा किससे? एटॉमिक फ़िज़िक्स से। देन उसके बाद न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए हम क्या कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट कर सकते हैं। यानी कि न्यूक्लियर एनर्जी का अगर हम पॉजिटिव इम्पैक्ट स्टडी करें तो वो ये है कि न्यूक्लियर एनर्जी से बड़े पैमाने पे इलेक्ट्रिकल पावर बनाया जा सकता है, लेकिन ये ख़तरनाक भी बहुत ज़्यादा होता है, और इससे आब व फ़िज़ा में बहुत ज़्यादा आलूदगी भी पैदा होती है। अब इसके बाद हम अगले मौजू की जाने बढ़ते हैं, जो कि है साइंटिफिक मेथड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे। तो साइंटिफिक मेथड से मुराद एक ऐसा मेथड है जो कि हमें मदद करे कलेक्ट करने के लिए उन फैक्ट्स को जिसकी बुनियाद हो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट। ये क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? साइंटिफिक मेथड। क्या स्टेप्स होंगे इसके? 5 स्टेप होंगे यहाँ, जिसमें ऑब्जर्वेशन, हाइपोथेसिस, थ्योरी, एक्सपेरिमेंट और लास्ट में लॉ। आइए सबसे पहले ऑब्जर्वेशन को डिस्कस कर लेते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या है? ऑब्जर्वेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम नेचुरल फिनोमेना, अच्छा फिनोमेना का मतलब क्या होता है? ऑब्जर्वेबल फैक्ट, यानी कि नज़र आने वाली हकीकत। तो इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं? ऑब्ज़र्व करते हैं नेचुरल फिनोमेना को। किस तरीके से? अपने तमाम के तमाम 5 सेंसेस का इस्तेमाल करते हुए। और इसके लिए हम क्या करेंगे? साइंटिफिक इक्विपमेंट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे कहीं इलेक्ट्रिक सिग्नल तो नहीं आ रहे, इसके लिए हम EMF डिवाइस यूज़ कर लेंगे। टेम्परेचर की मौजूदगी के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसी तरीके से साउंड वेव के लिए हम मुख्तलिफ मीटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ना सिर्फ सेंसेस को इस्तेमाल किया जाएगा, इसी के साथ साथ मशीन सेंसर्स को भी यूज़ किया जा सकता है ऑब्जर्वेशन में। वजाहत इसकी हम ऐसे करेंगे कि ऑब्जर्वेशन एक ऐसा अमल होता है कि जिसमें तमाम के तमाम मालूमात इंतहाई एहतियात से और बाकायदा एक सिस्टम के तहत ली जाएगी, और ये कोशिश की जाएगी कि तमाम पॉसिबल इंफॉर्मेशन को जमा कर लिया जाए उस फिज़िकल फिनोमेना के मुतालिक जो कि आपकी इन्वेस्टिगेशन में है। उसके बाद बारी आती है हाइपोथेसिस की। अब जो आप एक्सप्लेनेशन देंगे उस ऑब्जर्वेशन की या उस हकीकत की, वो क्या कहलाएगी? हाइपोथेसिस। वजाहत क्या करेंगे इसकी वजाहत ये है कि हाइपोथेसिस साइंटिस्ट का क्या करना है? पॉइंट आउट करवाना है। किस बात को? उस फिनोमेना को जिसको वो एक्सप्लेन करना चाहता है। उसके बाद बारी आती है किसकी? थ्योरी की। थ्योरी क्या है? थ्योरी ये है कि अगर आपकी हाइपोथेसिस एक्सेप्ट कर ली जाए तो वो अब किस दर्जे में जाएगी? थ्योरी के दर्जे में जाएगी। एक्सप्लेनेशन उसकी ऐसे दी जाएगी कि साइंटिस्ट क्या करेगा? डिज़ाइन करेगा थ्योरी को, किस बुनियाद पे? उस हाइपोथेसिस की बुनियाद पे। और फिर क्या करेगा? एक जामे तफसील बयान करेगा उस फिनोमेना के ऊपर। कुछ मिसाल देख लेते हैं, और ये मिसालें कोई नई नहीं है, आपने केमिस्ट्री में इसको मुलाजा किया ही होगा। जैसे डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, बोहर एटॉमिक थ्योरी। इन थ्योरीज़ का मामला क्या था कि इन थ्योरीज़ में साइंटिस्ट ने क्या किया?
अपने नज़रियात और मुशाहिदात की बुनियाद पर, यानी अपने ऑब्जर्वेशंस की बुनियाद के ऊपर इन्होंने एक फिनोमेना को एक्सप्लेन किया। डाल्टन ने एटम के मुतालिक अपने नज़रियात को पेश किया, इसी तरीके से बोहर ने अपने तजुर्बात की बुनियाद पर एटम के मुतालिक एक तफसीली और एक जामे एक्सप्लेनेशन हमारे सामने पेश की। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? थ्योरी। थ्योरी के बाद चौथा स्टेप है वो क्या है? एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट में क्या होगा स्टूडेंट? एक्सपेरिमेंट में हम टेस्ट करेंगे आपके हाइपोथेसिस की वैलिडिटी को, कितना वैलिड है। जो बात आपने कही है सिर्फ वो आपकी बात हम कबूल कर लेंगे नहीं, बल्कि उसको चेक भी करेंगे कि वो कितना वैलिड है। तो उसकी एक्सप्लेनेशन ये बनी कि एक्सपेरिमेंट बनाए जाएंगे ताकि टेस्ट किया जा सके थ्योरी को, और थ्योरी चेक होगी हमेशा किससे? एक्सपेरिमेंट से। क्यों भाई? क्योंकि साइंस इसके ऊपर बिलीव करती है एक्सपेरिमेंट के ऊपर। साइंस हर उस चीज़ को कबूल करेगी कि जिसका सपोर्ट उसे एक्सपेरिमेंट के ज़रिए मिले, और साइंस हर उस चीज़ को रद्द कर देगी कि जिसके लिए उसे कोई एक्सपेरिमेंटल एविडेंस ना मिले। तो साइंस का ताल्लुक किससे है? एक्सपेरिमेंट से। एक्सपेरिमेंट से जवाब हाँ आएगा ओके, एक्सपेरिमेंट से जवाब नो आएगा रिजेक्ट कर दी जाएगी। देन उसके बाद पांचवा स्टेज आएगा, वो क्या है स्टूडेंट? वो है लॉ। लॉ का मतलब क्या है कि जो अंदाज़ा आपने दिया और एक्सपेरिमेंट से भी वही हासिल हुआ, तो अब थ्योरी को सही माना जाएगा और उसको अब लॉ का दर्जा दे दिया जाएगा। लॉ की वजाहत कैसे दी जाएगी? तो लॉ दरअसल क्या है? एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसमें हम बिहेवियर ऑफ नेचर को बयान करेंगे, जिसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? माजी में की जाने वाली ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बुनियाद के ऊपर, और ये ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट और उसके नतीजे में बनने वाली एक्सप्लेनेशन ये हमें फ्यूचर के बारे में भी कोई मालूमात दे और उस नेचर के मुतालिक हमें क्या करे, कुछ प्रेडिक्शन भी दे सके। मिसाल के तौर पे हमने ये देखा कि अगर किसी चीज़ के ऊपर कुव्वत लगाएं, फोर्स लगाएं, तो वो चीज़ क्या होगी? मूव होगी। ये हमने ऑब्जर्वेशन की। फिर हमने क्या किया? एक्सपेरिमेंट भी करके देखा। हमने किसी चीज़ के ऊपर कुव्वत लगाई और वो मूव भी हुई। तो हमने ये स्टेटमेंट दे दी कि भाई जब भी आप किसी भी चीज़ के ऊपर कुव्वत लगाएंगे, फोर्स अप्लाई करेंगे, तो उसमें क्या पैदा हो जाएगी? हरकत, एक्सीलरेशन पैदा हो जाएगी। तो इससे ना सिर्फ क्या हुआ, हमने पास में देखे गए अपने ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट को इस्तेमाल किया, बल्कि इसके ज़रिए हमने प्रिडिक्ट किया किसको? नेचर के एक्सपेक्ट को। तो ये चीज़ क्या कहलाएगी स्टूडेंट्स? लॉ। ठीक है। उसके बाद आइए इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि न्यूटन लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन और इसी तरीके से न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। जो मैं आपको वजाहत करते हुए एग्जांपल दे रहा था, दरअसल वो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, जो कि आपने आगे चैप्टर नंबर 4 में स्टडी भी करना है। आइए अब इन तमाम चीज़ों को हम समराइज़ कर लेते हैं एक टेबल में। तो ये है पूरा साइंटिफिक मेथड, और अगर रिज़ल्ट एक्सेप्ट कर लिया जाए तो ये क्या बनेगा? लॉ। लेकिन अगर रिज़ल्ट एक्सपेरिमेंट के ज़रिए वेरीफाई ना हो सका तो ना सिर्फ वो रिजेक्ट होगा, बल्कि आपको अपनी ऑब्जर्वेशन को भी दोहराना पड़ेगा कि आपने आखिर कहाँ ऑब्जर्वेशन लेते हुए मिस्टेक कर दी है। अब आइए इन्हीं ऑब्जर्वेशन में ली जाने वाली मिस्टेक का अहाता कर लेंगे हम किसके ज़रिए? थ्योरीज़ के ज़रिए, और फिर उसकी इंटरप्रिटेशन भी ले लेंगे। तो एग्जाम्पल ऑफ थ्योरीज़ को अब हम स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये थ्योरीज़ हैं लाइट के मुतालिक। सबसे पहले न्यूटन ने हमें थ्योरी दी जिसको हम कॉर्पस्कुलर थ्योरी कहते हैं। इस थ्योरी में न्यूटन के नज़दीक लाइट मुश्तमिल होगी बहुत ही छोटे ज़र्रे के ऊपर, जो कि मूव करता है, यानी कि हरकत करता है बहुत तेज़ी से। इन्होंने इस तेज़ हरकत करते हुए पार्टिकल का नाम दिया कॉर्पस्कल, और इनकी थ्योरी के नज़दीक लाइट ज़्यादा तेज़ मूव करेगी डेंसर मीडियम में, जैसे कि पानी में, बजाय किसके? रेयर मीडियम में, एयर के। यानी कि ये कहना चाह रहे हैं कि लाइट को आप पाएंगे ज़्यादा तेज़ हरकत करता हुआ पानी में, और आप लाइट को देखेंगे कम हरकत करता हुआ या कम स्पीड में किसमें? एयर में। उसके बाद थ्योरी आती है वेव थ्योरी। वेव थ्योरी में ये बात सामने आई कि भाई लाइट तो है ही नहीं पार्टिकल नेचर, बल्कि लाइट का नेचर है वेव। ना सिर्फ वेव नेचर है, बल्कि लाइट तो फास्टर मूव करेगी रेयर मीडियम में बजाय किसके? डेंसर मीडियम में। यानी कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी के अगेंस्ट सारी बातें आई किसमें? वेव थ्योरी में। तो अब कॉर्पस्कुलर थ्योरी के बारे में हमारी क्या राय होगी? एक्सेप्टेंस देंगे इसे या रिजेक्शन देंगे? ज़ाहिर है रिजेक्ट हो जाएगी। फिर उसके बाद बारी आती है आइंस्टाइन की, और आइंस्टाइन अपनी क्वांटम थ्योरी लेकर आते हैं। आइंस्टाइन ने कहा भाई लड़िए नहीं, लाइट वेव भी है और लाइट पार्टिकल भी है, यानी कि लाइट डुअल इन नेचर है। कभी हम देखेंगे लाइट को वेव की तरह, तो कभी हम लाइट को कैसे देखेंगे? पार्टिकल की तरह। इन्होंने कहा कि लाइट एनर्जी का एक पैकेट है
और इन्होंने इसको नाम दिया फोटोन। अब इन तमाम तर बातों का हम इंटरप्रिटेशन ले लेते हैं। इंटरप्रिटेशन में पहली बात तो ये सामने आए कि कॉर्पस्कुलर थ्योरी को हम हटा देंगे और वेव थ्योरी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन बाद में क्या हुआ कि कुछ हकीकतें हमारे सामने आई जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट थी, क्वांटम इफेक्ट थी, ठीक है। उन हकीकतों को जब हमने ऑब्ज़र्व किया तो फिर वो वेव थ्योरी के ज़रिए भी एक्सप्लेन नहीं हुई। अब ये तमाम तर फिनोमेना जो कि नेचर ऑफ लाइट के मुताबिक थे वो एक्सप्लेन हुए किसके ज़रिए? क्वांटम थ्योरी ऑफ लाइट के ज़रिए। तो इसका मतलब है कॉर्पस्कुलर थ्योरी और वेव थ्योरी ऑफ लाइट दोनों की दोनों रिजेक्ट हो जाएंगे। रिजेक्ट किस बुनियाद पे हुई? एक्सपेरिमेंट की बुनियाद पे हुई। एक्सपेरिमेंट्स ने इन दोनों थ्योरीज़ को सपोर्ट नहीं किया और यही किया है साइंस का उसूल कि जिस बात का सबूत एक्सपेरिमेंट से मिलेगा सिर्फ उस बात को एक्सेप्टेंस मिलेगी। क्योंकि इन दोनों थ्योरीज से हमें एक्सपेरिमेंट की एक्सेप्टेंस नहीं मिली तो हमने इसे रद्द कर दिया एंड देन फाइनली आइंस्टाइन की थ्योरी को हमने एक्सेप्टेंस दे दी बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट कि हमें एक्सपेरिमेंट से इस बात का सहारा मिल गया। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी और वेव थ्योरी रिजेक्ट हुई और आइंस्टाइन की क्वांटम थ्योरी को हम क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस दे देंगे। तो यहाँ ये वीडियो लेक्चर ख़त्म होता है। वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।